अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर अनम है, डॉक्टर अनम शफीक। और हम आज जो सेशन कर रहे हैं इज ऑन एआई टूल्स इन रिसर्च। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने ये रखा सबसे पहले ही, ताकि रिसर्च में आगे फर्दर बढ़ने से पहले कि हम एआई का इस्तेमाल इन रिसर्च में सीखें, क्योंकि ओबियसली वी हैव वन फैसिलिटी, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है और कौन से ऐसे वेज हैं जो हमें हेल्पफुल हो सकते हैं इन इस रिसर्च प्रोसेस में, ये सीखना बहुत ज़रूरी है जबकि हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इस बात को पहले भी डिस्कस किया है कि एक रिसर्चर के लिए एथिक्स और ऑनेस्टी इन द रिसर्च पर्पज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो फैसिलिटीज़ हैं इनको राइटली कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, तो इनका सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द एक्सपर्ट डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब। बड़े ज़बरदस्त रिसर्चर हैं, इनका अच्छा एक्सपीरियंस है रिसर्च में और बढ़ाते हैं रिसर्च मेथड्स, कि आज वो हमारे साथ ये डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। और हमें मजीद गाइडलाइंस मिलेंगी और वी लर्न कि कैसे वी कैन यूज दिस एआई, बजाय इसको अवॉइड करने के और बिल्कुल छोड़ देने के, हम इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट। तो आई एम होपफुल कि ये सेशन बहुत अच्छा होगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे। और ये जो डाउट्स हैं कि क्या हम एआई को इस्तेमाल करें या बिल्कुल ना करें इन रिसर्च पर्पस, ये भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो आई वुड इनकरेज कि आप इसको एक्टिवली सुने। फिर एट द एंड विल टेक क्वेश्चन आंसर एंड ही विल आंसर योर क्वेश्चन इंशाल्लाह। सर, आई हैंड ओवर द सेशन टू यू। प्लीज आप स्टार्ट करें। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। आई होप स्टूडेंट्स आप मुझे सुन रहे होंगे। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? कोई एक यस सर। स्टूडेंट। हाँ जी, प्लीज। ओके, थैंक यू। और वेलकम इन द क्लास वंस अगेन। इनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको पहले मैं कोर्स पढ़ा चुका हूँ रिसर्च का। तो it is once again a I hope it would be a good experience to have this session with all of you. जिस तरह क्लास हमारी जो रिसर्च की थी उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। एक जो प्रोसेस था रिसर्च का ओवरऑल उसको हमने देखा, लेकिन yet there were many things that we missed। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैडम ने जिस तरह से इसको अरेंज किया है। तो मैं ख़ास तौर पे आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू डॉक्टर अन्नम for this opportunity, and once again on behalf of all the students, I am once again very much grateful to डॉक्टर अन्नम कि उन्होंने इसको अरेंज किया। और जिस तरह मैडम ने कहा कि एक्सपर्ट हैं, तो आई एम सॉरी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। अ, जिस तरह स्टूडेंट सीखता है सारी जिंदगी, मैं भी कोशिश करता रहता हूँ कुछ ना कुछ सीखूं। और जो कुछ आइडियाज सीखते हैं उनको शेयर करते हैं विद द स्टूडेंट्स और विद द कॉलीग्स और whoever want। आज की जो हमारी ये एक शॉर्ट सी मीटिंग है, एक ऑनलाइन जो सेशन है, इट इज अबाउट स्मार्ट रिसर्च। मैंने इसको नाम दिया है स्मार्ट रिसर्च का। तो इसको आप एआई ड्रिवन रिसर्च भी कह सकते हैं। हाउ कैन वी यूज एआई टूल्स इन रिसर्च? सर, आपका माइक म्यूट हो गया है। जी जी, अब आवाज आ रही? एक्सक्यूज मी। जी जी, अब आ रही है, अब ठीक है। तो जो डिफरेंट एआई टूल्स हैं उनको हम रिसर्च में कैसे यूज कर सकते हैं सो दैट वी कैन मेक आवर रिसर्च फास्टर एंड बेटर। एफिशिएंसी उससे आए, हमारा टाइम जो है वो कम से कम वेस्ट हो। तो एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है टू दिस टॉपिक, देन वी विल कम टू द फ्यू ऑफ द एआई टूल्स जिनको हम देखेंगे कि उन पे हम कैसे काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास लैपटॉप्स या कोई सिस्टम रेडीली अवेलेबल है एंड यू आर कनेक्टेड, सो आई वुड प्रिफर कि आप लोग साथ साथ में
इनको प्रैक्टिस भी करें और अपना जो काम है उसको शुरू करें इसके ऊपर जो डिफरेंट टूल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि व्हाट इज स्मार्ट रिसर्च और व्हाट इज एआई ड्रिवन रिसर्च। तो एआई ड्रिवन रिसर्च refers to the use of artificial intelligence technologies and tools to support, improve or automate different stages of the research process। कि आप डिफरेंट स्टेजेस जो है रिसर्च प्रोसेस की, इस तरह आपको बहुत बेहतर आइडिया है कि वी स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक सिलेक्शन, देन वी डिफाइन द प्रॉब्लम and we go for literature review, we write the literature review, or we go for method section, data analysis. So these are different stages in the research. So how can we use different tools based on artificial intelligence throughout these stages? For example, अगर आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं तो कौन सा टूल बेहतर है जो उसको आप यूज कर सकते हैं, और अगर आप उसको लिख रहे हैं तो कौन कौन से टूल हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू राइट द लिटरेचर रिव्यू। सो ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है, इसको इसको समझना, अंडरस्टैंड करना और इसको सीखना और इसको अप्लाई करना, अगर आप सीखते हैं तो आप समझ सकते हैं यू आर अ स्मार्ट रिसर्चर। नो व्हाई एआई पावर्ड रिसर्च और एआई ड्रिवन रिसर्च और स्मार्ट रिसर्च? इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एआई टूल्स कैन सेव रिसर्चर्स टाइम एंड रिसोर्सेज। और अगर आप बहुत टाइम लगा के एक चीज करते हैं तो अगर आप एआई को यूज करते हैं तो मे बी इट 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 सेव्स योर टाइम एंड योर रिसोर्सेज। इट एनेबल यू टू टैकल मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। जो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं उनको आप इजीली टैकल कर लेते हैं, और द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हेल्प करता है एआई आपको उनको ग्रिप करने में। एनहांस द क्वालिटी ऑफ योर वर्क। Researcher, if researcher use AI, so they can make their research faster, more accurate, data driven and efficient। कम टाइम में ज्यादा आप काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप एआई यूज करते हैं अपनी रिसर्च में तो देयर मे रेज सम इश्यूज और प्रॉब्लम्स, जो कि सबसे बड़ा कैच है इन टूडेज वर्ल्ड। और मेरा ख्याल है कि इस पे बहुत सारी बात होनी चाहिए, इस पे बहुत सारी डिस्कशन होनी चाहिए, इस पे सेमिनार्स होने चाहिए, और इदारों को, यूनिवर्सिटी को, एचईसी को, और जो गवर्नमेंट के बड़े रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो एजुकेशन पे काम करते हैं, दे शुड कम अप एंड दे शुड रेज दिस इशू एंड start some debate on this topic कि जो एआई है इसको हम डिस्करेज नहीं कर सकते। वी हैव टू यूज इट बिकॉज इसकी एक वैल्यू है जो ये क्रिएट कर सकता है। लेकिन उसकी बाउंड्रीज क्या हैं, हमें ये समझना बहुत जरूरी है एज ए स्टूडेंट कि एआई की लिमिट्स क्या है। ठीक है ना? पहला पॉइंट इसमें मैंने ये बनाया कि अंडरस्टैंडिंग लिमिटेशंस ऑफ एआई टूल्स, कि हम उस पे ओवरली अगर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो इससे जो एक क्रिएटिव प्रोसेस है दैट में स्टॉप। कि अगर स्टूडेंट कहता है कि बिल्कुल मेरे हर इश्यू, हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो एआई टूल्स में है, वो एआई में है, तो इट मीन्स कि हमने उसकी लिमिटेशंस जो हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। बी अवेयर ऑफ द यूनिवर्सिटी पॉलिसीज एंड गाइडेंस दैट अप्लाई टू एआई टूल्स। यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज को आपने सामने रखना है। ये मैंने लिख दिया, लेकिन आमतौर पे हमारी यूनिवर्सिटीज में कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं है। तो वंस अगेन, जिस तरह मैंने कहा कि इस पे एक डिबेट होनी चाहिए, तो इसका मकसद यही है कि ऐसी पॉलिसीज बने। जिस तरह एचईसी ने कुछ इनिशिएट किया है कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि ये जो पॉलिसीज होंगी ये एआई के यूज को प्रमोट करेंगी, उसको हिंडर नहीं करेंगी। And finally, ensure that human expertise remains central to the research process। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये जो हमारा एक वेबिनार है, इसमें हम
बहुत सारे टूल्स के बारे में एक ओरिएंटेशन सेशन के तौर पे इसको लेंगे, लेकिन इट डज नॉट मीन कि जब हम ये बात करते हैं कि ये एआई टूल्स हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत एफिशिएंट हैं, बहुत प्रोडक्टिव हैं, तो इट डज नॉट मीन कि दे विल बिकम सेंट्रल टू द रिसर्च प्रोसेस। तो जो रिसर्च का पूरा प्रोसेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन टिल द कंक्लूजन, इसमें जो सेंट्रल पोजीशन है वो आपकी होनी चाहिए, वो रिसर्चर की होनी चाहिए, वो रिसर्चर की और उसके सुपरवाइजर की होनी चाहिए, ना कि उस एआई टूल की। ठीक है, तो हमने इनको यूटिलाइज करना है, बट वी कीप एन आई ऑन ऑल दीज टूल्स के उनके पिटफॉल्स क्या हैं, कहाँ पे वो टूल जा करके नहीं कर। तो विद दिस बैकग्राउंड अब हम देखते हैं कि मैंने 4 स्टेजेस या 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो रिसर्च के हैं उसके अगेंस्ट कुछ टूल्स हैं जिनको यहाँ पे आपके सामने इस टेबल में दिखाया है। तो इनको हम देखेंगे वन बाय वन। जिस तरह फॉर एग्जांपल टॉपिक सिलेक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है, नॉलेज मैनेजमेंट है और एकेडमिक राइटिंग है। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं रिसर्च के। इसके अलावा भी हैं, लेकिन आज की जो हमारी ये प्रेजेंटेशन है या जो आज की हमारा ये जो सेशन है, इन दिस सेशन वी विल ट्राई कि हम सिर्फ इन्हीं को देखें। तो हर एक टूल को समझना और उस पर ग्रिप हासिल करना जरूरी नहीं है। तो आप देखें कौन से टूल्स हैं जो आपको ज्यादा बेहतर तौर पे समझ आते हैं और आपके लिए उनको यूज करना आसान है, यानी इजी टू यूज है। और सेकेंडली उसमें देखेंगे कि कौन से जिनकी एक्सेस आसानी के साथ आपको मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे टूल्स जो हैं ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ देम दे आर पेड। तो सम टाइम आपके लिए उसको सब्सक्राइब करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई टूल इतना इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि आप उसको उसके लिए सब्सक्रिप्शन भी लेनी पड़े, तो मेरा ख्याल है कि वो लेनी चाहिए। तो ये सबके साथ टूल यूज करना जरूरी नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप एक एक दो दो पे भी अगर ग्रिप हासिल कर लें, तो फॉर एग्जांपल लिटरेचर रिव्यू है तो आप समझेंगे उसके लिए जो टूल्स, जो 2-3 टूल्स है, जरा साइज स्पेस है या कनेक्टेड पेपर्स हैं या साइज स्पेस और रिसर्च रैबिट है, तो दीज आर इनफ फॉर मी अलोंग विद गूगल स्कॉलर। तो मैं समझूंगा कि ये काफी है, ठीक है ना। और इस तरह नॉलेज मैनेजमेंट तो आपके में गूगल नोटबुक एलएलएम जो है, ये काफी है मेरे लिए फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, और उसके साथ मैं मेंडले को यूज कर लूंगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा डिसीजन होगा। एकेडमिक राइटिंग में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, एमएसको पायलट है, पेपर पॉल है, क्विल बोट है, ग्रामरली है, मेंडले है। तो हम इसमें से चूज कर सकते हैं एज पर आवर ओन कन्वीनियंस। लेकिन हमने किसको चूज करना है उससे पहले हमें इन सबको देखना चाहिए कि ये एक्चुअली हैं क्या। जिस तरह मैंने आपसे शेयर किया कि आप जैसे ही रिसर्च शुरू करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप टॉपिक सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो यू शुड स्टार्ट विद द चैट जीपीटी, जेमिनाई एंड गूगल स्कॉलर लैब्स एंड परप्लेक्सिटी एआई या एलिसिट। So these are the tools that can be used for the sake of टॉपिक सिलेक्शन। तो अब हम जरा इन टूल्स का एक ओवरव्यू लेते हैं और देखते हैं कि इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ टॉपिक सिलेक्शन। आप जिस एरिया में स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे होते हैं, आपने सबसे पहले उस एरिया को देखना है। और अ, मुझे जरा मैं अपना इसको शेयर कर लूं आपके साथ। यस, ओके। तो फॉर एग्जांपल आप एचआर में या फाइनेंस में या मार्केटिंग में रिसर्च कर रहे हैं, तो आई गेस द बेटर इट इज बेटर टू स्टार्ट विद द चैट जीपीटी और जेमिनाई और एनी अदर जीपीटी टूल जिसको आप कहते हैं ना, उससे आप शुरू कर सकते हैं। इफ यू आर ब्लाइंड
100% ब्लाइंड हैं आप, आपको कुछ आइडिया नहीं है कि आपको क्या रिसर्च करनी चाहिए, तो आप सिंपल एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखें कि सजेस्ट। स्टूडेंट स्क्रीन आपको शो हो रही है ये वाली, यहाँ पे मैं इस वक्त टाइप कर रहा हूँ। यस सर। चलो good। यहाँ पे आप एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं कि सजेस्ट फ्यू इमर्जिंग एरियाज इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस फॉर रिसर्च। ठीक है, बस इतना आप सिंपल एक यहाँ पे लिखें, तो वो आपको कुछ एरियाज यहाँ पे बताएगा कि वो क्या क्या एरियाज हैं जो इमर्जिंग है। ठीक है ना। अब जिस तरह यहाँ पे उसने हमें कुछ इमर्जिंग टॉपिक्स अभी एरियाज दिए, एक्चुअली दीज आर द एरियाज। जिस तरह फिनटेक है, फिनटेक एंड डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है, तो ये एक टॉपिक है। फिर बिहेवियरल फाइनेंस इन द डिजिटल एरिया, ये दूसरा टॉपिक है। सस्टेनेबल फाइनेंस, ग्रीन फाइनेंस और ईएसजी इन्वेस्टिंग, ये तीसरा टॉपिक है। क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन फाइनेंस, ये चौथा टॉपिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फाइनेंस, इसको एआई ड्रिवन फाइनेंस कह सकते हैं। फाइनेंशियल वेलबीइंग एंड पर्सनल फाइनेंस, इस्लामिक फाइनेंस, एसएमई एंड एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस, सोशल मीडिया एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, डिजिटल बैंकिंग एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। तो उसने हमें 10 फाइनेंस के एरियाज दिए हैं। और अगर आपको फाइनेंस का बहुत बेसिक नॉलेज भी है, तो आप बड़ी आसानी के साथ ये समझ सकते हैं कि ये जो उन्होंने 10 एरियाज दिए हैं, दीज आर रियली इमर्जिंग एरियाज, जहां पे रिसर्च आजकल जो फाइनेंस की रिसर्च है वो इन्हीं टॉपिक्स पे होती है। कोई आप फाइनेंस का जर्नल अगर देखें, तो यू विल सी कि उस जर्नल में जो मेजोरिटी आर्टिकल्स हैं वो इन्हीं टॉपिक्स के गिर्द रिवॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब यहां से आप किसी भी एक टॉपिक को लेकर के उस पे फर्दर आगे कोई प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि सजेस्ट मी सम रिसर्च टॉपिक्स। अब एक और हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, सजेस्ट मी फ्यू रिसर्च टॉपिक्स। अब पहले हमने एरिया आइडेंटिफाई किए, अब उनमें से एक एरिया हमने लिया है इन द एरिया ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस और ग्रीन फाइनेंस और ईएसजी इन्वेस्टिंग। ठीक है, मतलब हम इसको ईएसजी इन्वेस्टिंग कह सकते हैं, इन द एरिया ऑफ ईएसजी इन्वेस्टिंग कह लेते हैं। ठीक है ना, या इन द एरिया ऑफ ईएसजी। ठीक है, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें इस पे क्या ये रिस्पॉन्ड करता है। तो अब दिस इज हाउ यू कैन गो फॉर अ टॉपिक सर्च। ठीक है ना। इस तरह हम देखा कि इम्पैक्ट ऑफ ईएसजी डिस्क्लोजर ऑन फर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड इमर्जिंग मार्केट्स। ठीक है, डज ईएसजी रिपोर्टिंग इंप्रूव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, evidence from developing economies, the role of ESG practices in enhancing corporate। तो हमें वी कैन फाइंड नंबर ऑफ रिसर्च टॉपिक्स, जिनको यहां से हम एक तरीके के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखें, ऑलमोस्ट 30 टॉपिक्स हैं जो इस एरिया में हमारे सामने आ गए हैं। लेकिन ये सारे के सारे टॉपिक्स तो यहाँ पे आ गए हैं, बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन दीज टॉपिक्स। आप इनको पकड़ के इन पे रिसर्च शुरू करें, आई वॉन्ट एंड आई वुड नेवर रिकमेंड। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन आइडिया, कि आप एक आइडिया के लिए तो ये चीज कर सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि आप इसको लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के इस पे रिसर्च शुरू कर दें। ठीक है ना। दिस इज हाउ आई, जिस तरह मैंने कहा कि जो रिसर्चर है उसका रोल इसमें सेंट्रल होना चाहिए। ठीक है ना। इस टूल ने तो हमें सजेस्ट कर दिया, बट वी डोंट नो कि भाई इसका लिटरेचर में किस तरह से इन टॉपिक्स को रिसर्च किया जा रहा है, या इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वाकई में कोई इस पे काम होने वाला है, या भी काम इस पे कोई
आगे वो होगा। तो इस पर्पस के लिए हमारे पास कुछ और टूल्स हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले जो स्लाइड में दिखाया, आप देख सकते हैं कि हमने इस चैट जीपीटी को यूज किया। यहाँ पे आप सेम जो आपके ना अभी हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट, देखो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखें, जो जब आप प्रॉम्प्ट राइट करते हैं ना, तो प्रॉम्प्ट लिखना भी सीखें। प्रॉम्प्ट लिखने में जल्दी ना करें। प्रॉम्प्ट लिखते वक्त आप जो है बहुत रिलैक्स होके और थोड़ा टाइम उस पर लगाएं। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतना ही जो अच्छे आपके रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं। तो ये तो हमने एक एक्सरसाइज की जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास कोई टॉपिक ही नहीं था, तो हमने एक एक्सरसाइज करके हमारे सामने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आ गए एक खास एरिया में, जो कि रियली एक ट्रेंडी एरिया है इन द इन 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 द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल रिसर्च। तो अब हम थोड़ा सा, लेकिन जो टॉपिक हमारे सामने आया ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनमें कहीं भी चैट जीपीटी ने ये नहीं कहा कि फलां पेपर से मैंने ये इंफॉर्मेशन ली है। तो अब हम थोड़ा सा लिटरेचर के साथ इसको इंटीग्रेट करके देखना चाहते हैं कि क्या वाकया में ये जो हमारे पास ये पेपर्स हैं ये इतने ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप गूगल स्कॉलर लैब्स, ये हमारा सेकंड एक इम्पॉर्टेंट एआई का ये नया है, जिसको अभी रिसेंटली गूगल स्कॉलर ने इसको लॉन्च किया। अगर आप गूगल स्कॉलर वेबसाइट पे जाते हैं, गूगल स्कॉलर आप यूज करते होंगे काफी ज्यादा, तो वहां पे आप गूगल स्कॉलर आमतौर पे हम किस लिए यूज करते हैं बच्चों? गूगल स्कॉलर हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? माइक अनम्यूट करके आप जवाब दे सकते सर हैं। रिसर्च रिसर्च पेपर फाइंड करने के लिए। फाइंड करने के लिए, अच्छा। पेपर फाइंड तो करने के लिए। गूगल स्कॉलर, चले गुड हो गया जी। गूगल स्कॉलर पे जब आप जाते हैं ना, नीचे आप देखेंगे न्यू के साथ एक लिंक आ रहा है। इफ यू क्लिक ऑन दिस लिंक यू कैन फाइंड अनदर टूल, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा जो स्कॉलर लैब है। तो इस स्कॉलर लैब का इस तरह का एक इंटरफेस है, ठीक है, स्कॉलर लैब्स का। अब इस स्कॉलर लैब में आप गूगल स्कॉलर से कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना, और उससे उस क्वेश्चन से रेलेवेंट जो है वो पेपर आपके पास आ जाएंगे। मसलन अब देखें चीजों को आपने किस तरह से, बच्चों इसको जरा समझे इस बात को कि इंटीग्रेट कैसे करना है डिफरेंट टूल्स को। जिस तरह हमने इस टूल को यूज किया जिसको हम चैट जीपीटी कहते हैं, और हमने यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ ईएसजी डिस्क्लोजर ऑन फर्म परफॉर्मेंस इन इमर्जिंग मार्केट का एक टॉपिक निकाला, बहुत सारे टॉपिक निकाले। तो एज्यूम करते हैं कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और अब मैं जाता हूँ गूगल लैब्स में, ठीक है ना, और मैं कहता हूँ कि आई वॉन्ट टू कंडक्ट अ स्टडी ऑन, आगे मैं ये टॉपिक लिख देता हूं, ठीक है। तो प्लीज सजेस्ट लिखना चाहिए होता है, लेकिन आप सजेस्ट लिखेंगे, कहते हैं प्लीज थैंक यू लिखने से जो रिसोर्सेज जो है ना वो वेस्ट होते हैं उन इन टूल्स के बैकएंड से। तो सजेस्ट मी फ्यू गैप्स इन द लिटरेचर, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से एक, यानी ये भी एक क्वेश्चन है, एक प्रॉम्प्ट है, एक चैट है जो आप गूगल से कर सकते हैं, लेकिन ये गूगल स्कॉलर से नहीं करते, ये गूगल स्कॉलर लैब से करते हैं, जो कि एक और नया टूल है जिसको गूगल ने लॉन्च किया है फॉर द रिसर्चर्स। तो अब थोड़ा सा इंटरनेट भी स्लो है या कुछ इश्यूज हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जिस तरह पहले गूगल आपको पेपर्स निकाल के देता था, तो अब गूगल ने वो पेपर्स भी आपके सामने लेकर के आया है, लेकिन उसके साथ साथ उसने कुछ उसमें चीजें ऐड की हैं, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस जो सबसे ऊपर पेपर है, पहली बात
जो अच्छी चीज इसमें है कि वो आप देखेंगे जो जो हमने उससे क्वेश्चन किया है उससे रिलेटेड जो वो पेपर देखें उसकी पब्लिकेशन का ईयर क्या है, 25, 25, 24. So these are recent papers. जो 25 की publication है, majority of them, and they have published in some good journals. ठीक है ना, अब देखें ये corporate social responsibility, एमरल्ड के जर्नल्स हैं, एल्जेवियर के हैं, वाइली के हैं, स्प्रिंगर के हैं. सो दीज आर जर्नल्स, ठीक है ना, तो जिनमें ये पब्लिकेशन हुई है. इसका मतलब ये कि हमने बिल्कुल जिस ट्रैक को फॉलो किया है वो ट्रैक हमें बड़ी राइट प्लेस के ऊपर लेके जा रहा है कि अगर तो हमें ये पेपर रिसेंट ईयर्स में इनकी पब्लिकेशन ना मिलती तो शायद हम ये कह सकते थे कि ये टॉपिक्स बहुत पुराने हैं, लेकिन अब हमें समझ आ रही है कि ये टॉपिक्स नए हैं. अच्छा, शायद मैं कभी आपको क्लास में या स्टूडेंट्स को मैं इस पे सजेस्ट करता हूँ कि जब आप टॉपिक्स को सिलेक्ट कर रहे हो कि अगर आप सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यूज को पढ़ा करें उस टॉपिक के ऊपर, तो आप देखेंगे पहले 3 जो पेपर यहाँ पे उसने निकाले हैं दे आर रिलेटेड टू सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यूज और बिब्लियोमेट्रिक और कंटेंट एनालिसिस, ठीक है ना, और उसने पेपर निकाल के आपको दिए. अब दिस इज समथिंग दैट वाज मिसिंग इन चैट जीपीटी. लेकिन जो चैट जीपीटी से हमें टॉपिक्स मिले वो यहां से आप नहीं निकाल सकते थे, तो आपने इन चीजों को इस तरह से इंटीग्रेट करके यूज करना है क्रिएटिवली, ठीक है ना, ये काम तो आप करेंगे ना. दिस इज वाई मैंने आपसे कहा कि रिसर्चर का जो रोल है दैट वुड बी सेंट्रल इन ऑल दिस. तो हम समझते हैं कि ये पेपर हमारे सामने फॉर एग्जांपल पहला पेपर है, तो उसमें नीचे उसने कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, ठीक है ना. तो वो क्या, वो कहता है कि हाईलाइट्स द, ये पेपर जो है इट हाईलाइट्स द नीड फॉर क्रॉस कंट्री एंड सेक्टर स्पेसिफिक स्टडीज विच इज अ सिग्निफिकेंट रिसर्च गैप फॉर फ्यूचर इन्वेस्टिगेशंस. पहली चीज, ठीक है ना, तो अब ये एक गैप है जिसको ये पेपर बताता है, ठीक है. तो हम अपनी रिसर्च को फर्दर अपने टॉपिक को क्या कर सकते हैं, इन द लाइट ऑफ दिस पेपर हम अपने टॉपिक को फर्दर रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना. तो ईएसटी कंट्रोवर्सीज इम्पैक्ट identifies a gap in literature regarding the impact of ESG related controversies on corporate financial outcomes. Corporate financial outcomes, particularly concerning risk management and investor behavior. ठीक है, तो ये उसने एक गैप यहाँ पे दे दिया. फर्दर वो कहता है कुछ मेथड गैप भी इसमें है, यानी मेथोडोलॉजिकल एडवांसमेंट भी पॉसिबल है. कि ये पेपर हमें सजेस्ट करता है कि मेथोडोलॉजिकल एडवांसमेंट सच एज मिक्स्ड मेथड्स and longitudinal approaches are necessary to better understand the long-term impacts of ESG. तो ये एक और उसने फिर आगे पेपर जो नेक्स्ट है उसमें उसने कहा है market context, ESG governance challenges, and broaden the theoretical applicability of current findings. तो methodological gaps भी इसमें हैं जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, और फ्यूचर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी उसने यहाँ पे दी हैं. तो हाँ, पेपर जो यहाँ पे आपको सजेस्ट किया है इसने उसमें यू कैन फाइंड कि उसमें गैप्स क्या हैं और उसमें फ्यूचर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज क्या हैं जो पॉसिबल हैं. तो इनको आप देख देख के, और साथ पेपर भी है और ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी है, तो कोशिश करें जितना रिसेंट पेपर हो उसको लेकर के आप आगे फर्दर अपनी रिसर्च को एक्सटेंड करें, ठीक है ना. तो ये है जिसको हम कहते हैं गूगल लैब्स या गूगल स्कॉलर लैब्स, और इसको आप यूज करें. अब हम we are in the stage of problem identification or we are in the stage of topic selection. So this is how we can move forward. एक तीसरा टूल है जिसको मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूंगा कि सेम क्वेरी है जो हमने यहाँ पे लैब्स को दी, इसको हम लेकर के उसमें जाते हैं, और वो जो तीसरा टूल है दैट इज कॉल्ड परप्लेक्सिटी. सेम जो वहां पे पुट कर, और व्हाट perplexity is for us.
स्टूडेंट्स थोड़ा बताएं, आप फॉलो कर रहे हैं? कोई इशू तो नहीं है? नो नो सर, समझ कोई इशू नहीं है, समझ आ रही है। मैं कहता हूं कि अगर आपके पास है ना सिस्टम है, तो इसको साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करें। ओके सर, करते हैं हम साथ। ठीक है बेटा? यस सर। चाहिए बताएं कि ये आप लोगों की स्पेशलाइजेशन क्या, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के लोग हैं या सर फाइनेंस है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के फाइनेंस? चलो ठीक है, इसलिए चलें, गुड होगा। इसलिए मैं थोड़ा इसको ना मैंने फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में ही लेके चल रहा हूं। तो हमने यहाँ पे परप्लेक्सिटी को जब ये सेम अपना जो इशू है इसके सामने रखा, तो हमारे सामने कुछ यहाँ पे जो चीजें आनी शुरू हुई। जिस तरह पहला ऑप्शन हमारे सामने एक आया कि लिटरेचर ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ESG डिस्क्लोजर ऑन फर्म फाइनेंशियल इन इमर्जिंग मार्केट्स शोज मिक्स्ड रिजल्ट्स एंड नोटेबल लिमिटेशंस, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज सर ये स्क्रीन नहीं फॉर। शो हो रही, जो परप्लेक्सिटी वाली, ये गूगल स्कॉलर लैब ही शो हो रहा है हमारे सामने। ओ सॉरी मैडम, मेरा दूसरे उसमें मैं ब्राउजर में चला गया हूँ, तो मैं इसको शेयर करता हूँ दोबारा से। फायरफॉक्स में चला गया हूँ असल में। चले, मेरे ख्याल आप शो हो रही होगी। जी सर, अब शो हो रही है। सॉरी फॉर दैट, आई गेस आई शुड रिपीट द प्रोसेस। मैडम ये स्टूडेंट्स को भी पॉइंट आउट करना चाहिए था। देखिए इसका मतलब ये मुझे ध्यान से यस सुनते सर रहे जी, फोकस से। शो हो गई है सर जी। नहीं, अब तो हो रही है, लेकिन मैडम ने पहले पॉइंट आउट किया है। तो मैं इसको वंस अगेन यहाँ पे इसको प्रोसेस करता हूँ कि वो सेम क्वेश्चन जो हमने वहां पे गूगल लैब्स में रखा था, उसको हम परप्लेक्सिटी देना। पर आप किसी इसमें जिसको भी गूगल करेंगे आप इस तक पहुंच जाएंगे, इन टूल्स तक। इसके कुछ जो बेसिक वर्जन्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, थोड़ा सा एडवांस चीजें जो है वो इसमें डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। तो इसमें मैंने वो सेम चीज जो मैंने वहां पे उसमें गूगल लैब्स में दी थी, मैंने इसको सेम यहाँ पे वो जो प्रॉम्प्ट है उसको दिया है परप्लेक्सिटी को। अब देखते हैं ये किस तरह का रिजल्ट हमारे सामने लेकर के आता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने इसने काफी सारी चीजें लेकर के आया है, और जिस तरह कुछ चीजें हैं जो वहां पे नहीं थी वो यहाँ पे इसने हमें दी हैं। जिस तरह यहाँ पे था अंडर स्टडीड मॉडरेटर्स, तो ये एक गैप है। तो ये जो अंडर स्टडीड मॉडरेटर्स हैं, while some examine managerial ability or institutional quality, interactions with local factors like corruption, political instability, cross-listing need more attention. तो these are the, आपको आइडिया के मॉडरेटर्स क्या होते हैं, लेकिन जब हम इस रिसर्च में देखते हैं तो इस तरह की हमें कुछ चीजें मिलती हैं। या मेथोडोलॉजिकल शॉर्ट फॉर्म, तो फाइंडिंग वेरी रिटर्न इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स है, या टॉबिन्स क्यू है। तो ये जो चीजें हैं आपको शायद आइडिया होंगे, मुझे तो इनके बारे में इतना आइडिया नहीं है, फाइनेंस से ज्यादा रिलेटेड है। तो टॉबिन्स क्यू एक मेथड है जिसको आप यूज कर सकते हैं, with some studies noting insignificant or conditional impacts. Endogeneity and non-linear relationships like U-shaped ESG effects are addressed inconsistently, and long-term versus short-term dynamics remain unclear. So diverse methods beyond fixed effects panels are underused, especially in East Asian और ASEAN countries. और ये सब बातें उसने अपनी तरफ से नहीं की, like ChatGPT rather has some references। तो ये references जब इस पे आप आते हैं ना, जो स्मॉल फॉन्ट में लिखा हुआ है, तो एक्चुअली एमराल्ड का एक लिंक है,
और इसमें 3 सोर्सेज हैं। तो इस पे जब आप जाते हैं तो वो 1 बाय 1 सारे सोर्सेज आपको दिखाता है कि जो 3 सोर्सेज हैं इसमें डिफरेंट पेपर्स हैं, उन पेपर्स में से इसने ये मेथोडोलॉजिकल शॉर्ट फॉल्स निकाले हैं। इस तरह यहाँ पे 5 पेपर्स हैं, इन पेपर्स में से इसने ये जो अंडर स्टडीड मॉडरेटर्स को आइडेंटिफाई किया। इन पेपर्स को भी आप देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वाकया में जिस तरह ये लिमिटेड स्कोप है, तो यहाँ पे भी 3 पेपर्स हैं, उनमें से इसने हमें ये लिमिटेड स्कोप निकाल के दिया। या डाटा क्वालिटी इश्यूज हैं तो ये भी यहाँ पे 3 पेपर्स हैं जहां से उसने डाटा क्वालिटी के इश्यूज को हमारे लिए आइडेंटिफाई किया है। तो परप्लेक्सिटी हमें एक और एंगल से बताता है कि ये, या फॉलो अप क्वेश्चन भी आप इसको कर सकते हैं कि गैप्स इन ईएसजी स्टडीज फॉर पाकिस्तानी मार्केट भी कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ इसको देते हैं, गैप्स इन ईएसजी स्टडीज फॉर पाकिस्तानी मार्केट। तो इस पे हमें वो कुछ फर्दर जो चीजें वो निकाल के देगा। तो अगर आप इतना अपने आप को एंगेज करेंगे रिसर्च के साथ तो बेटा देखेंगे आप इसको एंजॉय भी करेंगे और इट विल बिकम समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे उसने पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से कुछ चीजें निकाली हैं। तो इसको आप जब करेंगे तो प्लीज इसको आप देखिएगा फर्दर डिटेल में जा करके। तो हमने ये कुछ टूल्स देखे जिनका ताल्लुक हमारे सॉरी इससे है कि टॉपिक सिलेक्शन। ठीक है ना, कोई किसी का क्वेश्चन हो तो बच्चों आप साथ साथ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आखिर पे भी हम थोड़ा टाइम रखेंगे क्वेश्चन क्यूए सेशन के लिए, बट ड्यूरिंग द टॉक भी अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये तो हमने टॉपिक सिलेक्शन की बात की। इस तरह से एक और टूल हमारे पास है जिसको हम कहते हैं एलिसिट। तो एलिसिट को भी आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू आई मीन इन ऑर्डर टू सिलेक्ट योर टॉपिक। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हम कोशिश करेंगे कि एक सेशन इस पे रखें जो इंट्रोडक्टरी हो। फिर अगर स्टूडेंट्स को इसमें इंटरेस्ट हो तो हम इस पे एक बाद में एक सेशन और रखें जिनमें हम चंद एक टूल्स को लेकर के ज़्यादा डिटेल में उन पे बात कर सकें। बट वंस स्टूडेंट्स उसको यूज करें, फिर उन्हें समझ आए कि इसमें इश्यूज क्या है, फिर हम उसको ज़रा डिटेल में जा करके देखें। ठीक है, तो अब हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट इसमें सेकेंड मैं जरा इसकी स्क्रीन भी शेयर कर लूँ प्लीज। यस, यहाँ पे जो हमने लिटरेचर रिव्यू, तो लिटरेचर रिव्यू के लिए आप गूगल स्कॉलर को यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक, हम उसको काफी यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास रिसर्च रैबिट है। रिसर्च रैबिट भी एक अच्छा टूल है। तो अभी हम देखते हैं कि रिसर्च रैबिट या कनेक्टेड पेपर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वही सेम टॉपिक जो हमने वहां पे दिया उसको, इम्पैक्ट ऑफ ईएसजी डिस्क्लोजर। ठीक है ना, तो को हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसके ऊपर रिसर्च रैबिट का जो एक टूल है, सॉरी मैं इसको शेयर कर लूँ, रिसर्च रैबिट वाला। यस, तो हमने अब शो हो रहा है रिसर्च रैबिट वाला इंटरफेस सर हो रहा यस स्टूडेंट्स। सर, शो हो रहा है। तो इस इंटरफेस को आप देखें, इसमें काफी सारी चीजें जो होती हैं ना वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं हर एक टूल की।
तो इस टूल को हम यूज करेंगे लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा फेमिलियर होने के लिए। तो हम चूंकि ईएसजी के थीम को लेके चल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम उसी थीम को यहाँ पे ईएसजी का जो है उसको यहाँ पे उसी टॉपिक को जो हमने पहले सर्च किया है उसको रिसर्च रैबिट में डालते हैं और देखते हैं इससे क्या रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। तो हम इसको सर्च करते हैं, यहाँ पे हमने वो टॉपिक सेम लिख दिया और हमने इसको सर्च किया। नो, जो रैबिट है वो भागदौड़ हमारे लिए करेगा, सो दैट it can bring different articles for us. तो रिसर्च रैबिट में हमें कुछ आर्टिकल्स आएंगे, फिर उनका दोबारा से इसको देखते हैं, थोड़ा एरर इसमें आ गया। यस, तो ये हमारे सामने काफी सारे इस जो रिसर्च पेपर्स आ गए हैं कि जो आवर टॉपिक, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें से किसी एक रिसर्च पेपर को हम लेकर के उसको, कोई सा एक पेपर आप इसमें से उठा लें और उस पेपर को फर्दर हम उस फॉर एग्जाम्पल उस पर क्लिक करें, ठीक है ना। हम जू 2023 वाला जो पेपर है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पेपर की डिटेल यहाँ पे आएंगी, ठीक है। और इस पेपर को जितने लोगों ने साइट किया होगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो अब अगर आप थोड़ा सा और इस पे डीप रिसर्च करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और इससे आपके सामने एक और इंटरफेस खुलेगा और इस इंटरफेस में देखेंगे जो पेपर्स हैं, जो पेपर्स काफी सारे हैं जो इस पेपर के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। और फिर आगे उनके आपस में कुछ कनेक्शंस हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो पेपर हमने किया वो ये वाला पेपर था ना, तो उसके बाद देखें इसको कई पेपर ने साइट किया हुआ है, ठीक है ना। और जब हम उन पेपर्स पे जाते हैं तो उनको कुछ कुछ पेपर्स को उस पेपर ने साइट किया है और कुछ को उस पेपर को कुछ लोगों ने और भी साइट किया है। तो ये उनके कनेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये सारे के सारे जो पेपर्स हैं ये जिस टॉपिक के ऊपर हैं वो टॉपिक एक्चुअली क्या है, ईएसजी का टॉपिक है। और आप इस किसी भी पेपर पे क्लिक, इस किसी भी जो यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं, हर सर्कल एक पेपर को शो कर रहा है। तो आप किसी भी सर्कल के ऊपर क्लिक करते हैं जैसे ही, तो आपको पेपर आपके सामने आ जाता है यहाँ, ठीक है ना। इस तरह यहाँ पे पेपर है ईएसजी एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस aggregated evidence from more than 2000 empirical studies और एक जर्नल ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में इसकी पब्लिकेशन हुई है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। अच्छा, इससे मिलता जुलता बिल्कुल एक और हमारे पास टूल है जिसको हम कहते हैं कनेक्टेड पेपर्स। और आई वुड प्रीफर कि आप कनेक्टेड पेपर्स यूज करें। रिसर्च रैबिट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कनेक्टेड पेपर मेरे नजदीक इसलिए बेहतर है कि अगर मैं सेम टॉपिक को यहाँ पे लिखूं तो, और फिर हम देखें क्या ये इसमें और उसमें फर्क क्या है। तो ये हम देखेंगे इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी हम इस टॉपिक को यहाँ पे सर्च करते हैं। पहले ईएसजी को स्टडी करके देख लेते हैं। यस, जैसे हमने ईएसजी को यहाँ पे सर्च किया तो हमें वंस अगेन एक वैसा ही वेब ऑफ रिसर्च पेपर्स मिल गया। लेकिन ये जो उसने यहाँ पे एक जो पेपर्स हमें शो किए हैं उसका एक ग्राफ शो किया है, इसमें और उसमें देखें फर्क क्या है।
आप देखेंगे इसमें कुछ जो सर्कल्स है ना उनका साइज बहुत स्मॉल है और कुछ सर्कल्स का साइज लार्ज है। कुछ सर्कल जो हैं वो थोड़े से ग्रीनिश कलर्स के हैं और कुछ सर्कल जिस तरह ये एक बुलाजी का सर्कल है, तो अगर आप इस पे जाते हैं तो हमें समझ आती है कि इस पेपर में और इस पेपर में जो फंडामेंटल फर्क क्या है। आपको बता सकता है कि ये एक जो फ्राइडा फ्राइड फ्राइड का पेपर है और इसके साथ जो बुलाजी का पेपर है, इन इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या है। ठीक है, मैं इस पे इस वक्त मेरा कर्सर है और अब मेरा कर्सर बुलाजी वाले पे है, तो मैं कर्सर को बार बार चेंज करके आपको दिखा सकता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है। तो आप बता सकते हैं कि इनमें फर्क क्या है, इनका डिफरेंट कलर क्यों है, इनका डिफरेंट साइज क्यों है। सर जिसका साइज बड़ा मतलब वो पेपर बार बार यूज हुआ हुआ है, उस पे ज्यादा रिसर्च हुई हुई है। गुड बेटा, उस पे उसकी साइटेशन ज्यादा है। आप देखें ना यहाँ पे साइड पे जो बार आ रही है उसमें आप जी देखेंगे जो फ्राइड का पेपर है इसमें 3024 साइटेशन है। ठीक है ना। जी और जो बोलाजी का पेपर है उसमें आप देखेंगे कोई साइटेशन नहीं है, इसलिए उसका कलर बिल्कुल डल सा है। हालांकि साइज इसका भी, जो जारा का पेपर है साइज इसका भी स्मॉल है, इसकी भी 0 साइटेशन है। ठीक है ना। इस तरह ये वेंट का पेपर है, इसकी 5 साइटेशन है। तो जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ साइटेशंस बढ़ती हैं तो हमें समझ आती है कि इस जो सर्कल का साइज भी इंक्रीज करता चला जाता है। तो हमें जो इसमें सबसे बड़ा सर्कल नजर आ रहा है वो हम देखते हैं ये वाला है। ठीक है ना, जो कि 2003 का पेपर है और इसकी इस एरिया में सबसे ज्यादा साइटेशन है। ठीक है। और देखें ये एक मेटा एनालिसिस है, तो इसकी साइटेशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस पेपर से बाकी मेजॉरिटी ऑफ द पेपर्स जो इसके बाद की स्टडीज हुई होंगी वो सारी की सारी उन्होंने इसको रेफर जरूर किया होगा। यानी इसके बाद जितने भी रिसर्च हुई हैं इस एरिया में वो सारी की सारी जो उन्होंने डेफिनेटली इस पेपर को जरूर साइट किया होगा। तो इस तरह करने से आपको ये समझ आती है कि आपके एरिया में यानी जिस टॉपिक पे आप स्टडी कर रहे हैं उसमें बड़े रिसर्चर कौन हैं जिनका काम जो है वो मेजर काम है। ठीक है ना। जिस तरह यहाँ पे ये आपको बड़े बड़े सर्कल नजर आ रहे हैं, तो ये वो वाले आर्टिकल्स हैं जो जिनकी बहुत ज्यादा साइटेशंस हैं और डेफिनेटली साइटेशन उसी पेपर की ज्यादा होती हैं जिसने कोई ब्रेक थ्रू किया होता है, जिसने कोई फंडामेंटल काम किया होता है या कोई सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू उस पेपर के थ्रू हुआ होता है, उसी से हम ये चीज निकालते हैं। तो एक बात यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से पेपर्स कनेक्टेड हैं, किस तरह से, लेकिन ये बात आपने कभी नहीं भूलनी कि इट डज नॉट मीन कि जो डिफरेंट डिजिटल लाइब्रेरी में जो रिसोर्सेज हैं दे आर यूजलेस। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये पेपर आपको चाहिए होगा ये वहीं से आएगा। ठीक है ना। तो आपने जब लिटरेचर को स्टडी करना है तो आपने वहां से भी देखना है। जरूरी नहीं है कि हर पेपर को कनेक्टेड पेपर्स या रिसर्च रैबिट जो है ये उठा करके ला के आपको दिखा दे। इट इज नॉट नेसेसरी। ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता। और आपका रोल जो है एज ए रिसर्चर सेंट्रल है। इसका मतलब ये है कि आपने इस चीज को मेक श्योर करना है क्या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो बहुत सिग्निफिकेंट है और इसने इस टूल ने उसको ग्रैस्प नहीं किया, उसको टच नहीं किया, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। ठीक है ना। तो जो कनेक्टेड पेपर्स को हमने देखा, इसमें एक चीज और भी है कि हमने जब इसको सर्च किया तो हमें समझ आई कि इसमें ज्यादातर पेपर है वो 2003 से लेकर 2023 तक हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले तकरीबन 20 इयर्स जो हैं उसमें जो ये डिबेट शुरू हुई है रिसर्च जो ईएसजी है, और होते होते अभी हम देखते हैं कि ये कितनी ज्यादा, जितना ये कलर जो है ये हमारे यहाँ पे डार्क हो रहा है इस बार के ऊपर, सो इट मीन्स के पब्लिकेशन जो पेपर्स की इस एरिया में उसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा होती जा रही है। ठीक है ना। तो अपने कल्मिनेशन पॉइंट की तरफ ये रिसर्च अभी
जा रही है, लेकिन इसमें अभी भी रूम है फॉर द रिसर्चर्स। आप इस एरिया में अपने टॉपिक को लेकर के जो है वो स्टडीज कंडक्ट कर सकते हैं। तो फिर इसमें साइज स्पेस है। साइज स्पेस को अभी हम लिटरेचर रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि ये साइज स्पेस जो है ये लिटरेचर रिव्यू में हमें कैसे हेल्प कर सकता है। तो साइज स्पेस एक और हमारे पास टूल है। इसका इंटरफेस अभी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो हम सेम टॉपिक को इसमें अगर लिखते हैं और इसको हम सर्च करते हैं कि ये हमें उस पे क्या रिजल्ट्स हमारे सामने लेकर के आता है। इसमें कुछ और एडेड एडवांटेजेस हैं जो साइज स्पेस के हैं, और वो बाकी जो हमारे पास टूल्स हैं उनके पास ये चीजें नहीं है। तो साइज स्पेस इसलिए एक बहुत अच्छा टूल है। अगर आप आखिरी दर्जे में जा करके भी टूल्स की स्क्रीन और शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं तो आई वुड सजेस्ट के साइज स्पेस को फिर भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने जो इसको क्वेरी दी है ये उसको सर्च कर रहा है सर ये हमारे विजिबल नहीं है स्क्रीन आपकी फॉर द साइज स्पेस, इंटरफेस शो नहीं हो रहा। मेरे पास तो ये आ रहा है, लेकिन लेट्स सी, मैं इसको दोबारा से मैडम करके आपको दिखा देता हूँ। अब हो रहा है मैडम? अब हो रहा है सर। चलिए, तो मैंने सेम जो हमारे पास क्वेरी थी मैं दोबारा से इसको यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ। वो जो सेम चीज थी उसको मैंने यहाँ पे लिखा है साइज स्पेस में। ये आपके सामने इसका इंटरफेस है, और मैंने इसमें उस क्वेरी को, उसी प्रॉम्प्ट को एक्चुअली, जिसको हम शुरू से लेके चल रहे हैं, उस प्रॉम्प्ट को हमने यहाँ पे सर्च किया है। सॉरी, इसमें कोई इशू आ रहा है। चलिए हम नेक्स्ट टूल को देख लेते हैं, इसको बाद में मैं देखूंगा अगर ये चल गया तो ये इस तरह से हम अपने लिटरेचर को देख सकते हैं। अब जो मेरे नजदीक स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो लिटरेचर रिव्यू और लिटरेचर रिव्यू को मैनेज करने के हवाले से है। दैट इज कॉल्ड गूगल नोटबुक, LLM। तो इसको जरा हम अभी देखते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सा समझें। मैं जरा इसको स्क्रीन शेयर भी कर लूं पहले। यस, यहाँ पे हम गूगल नोटबुक, आप कोई और टूल यूज करें ना करें, लेकिन आपने गूगल नोटबुक LLM इसको जरूर यूज करना है। और ये आपके जो ऑलरेडी गूगल पे आपका जो लॉगिन आईडी है उसी के साथ आप इसको लिंक कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इस तरह मैं अपने जो हमारे पास गूगल की एक्सेस है उसके थ्रू हम इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से इसका एक इंटरफेस आता है आपके सामने, और ये बहुत अच्छा टूल है। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। जो इसका बेसिक वर्जन है उसको आप बड़ा यूज़ कर सकते हैं अपनी रिसर्च में। तो इसको हम यहाँ पे आप देखें, इस तरह की आप नोटबुक्स बना सकते हैं यहाँ पे ना। एग्जाम्पल, आप एक रिसर्च प्रोजेक्ट अपना करना चाहते हैं, एक रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, अपना थीसिस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उसके लिए एक नई जो नोटबुक है उसको क्रिएट करें और उसको आप कोई नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, और अ, उसमें फिर ये आपसे कहेगा अब आप इसको, इसमें कोई अपने जो सोर्सेज हैं उनको ऐड करें, या ऑलरेडी अगर आपके पास है तो उसको आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन फॉर इंस्टेंस हमारे पास कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, उनको हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है ना?
यानी हमने एक नोटबुक क्रिएट की और जो हमारे पास कुछ रिसर्च पेपर जो हमने डाउनलोड किए हुए हैं उनको हम यहाँ पे उसमें किसी एक टॉपिक के पेपर में कोशिश करता हूँ ताकि मैं ज़्यादा बेहतर तौर पे इसका जो है आइडिया एक्चुअली जो है ना वो समझ आ सके। तो मैं किसी एक टॉपिक के ऊपर देखता हूँ जो मेरे पास कुछ रिसर्च पेपर्स हैं तो उनको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मेरे पास कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जो कि एक्चुअली दे आर रिलेटेड टू ब्रांड एंगेजमेंट। तो मैं उन पेपर्स को यहाँ पे इसमें लेकर के कुछ चंद एक पेपर्स को इस पे अपलोड कर देता हूँ। तो इस तरह से इसमें ये सारे के सारे पेपर्स हमारे सामने आ गए हैं हमारी इस नोटबुक में। तो अब हम यहाँ पे इन पेपर्स से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है ना, हमने इन सारे पेपर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। देखें जरा, इसको आप अनसिलेक्ट भी या डीसिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ इन सब को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि व्हाट आर वेरियस मॉडरेटर्स और मॉडरेटिंग variables studied in these articles। ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन किया मैंने इसमें, और ये क्वेश्चन जो है इट वुड बी रिलेटेड टू दीज सिलेक्टेड सोर्सेज। ठीक है, तो अब वो उन सारे के सारे पेपर्स का एनालिसिस करके तो हमें यहाँ पे बताएगा कि इनमें क्या क्या मॉडरेटर्स स्टडी हुए। तो अगर आपके पास बहुत सारे पेपर्स किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप यहाँ पे इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। जिस तरह आप मुझे बता रहा है कि इन अ स्टडी स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन मिलेनियल्स एंड फैशन ब्रांड्स अ मॉडरेटेड मीडिएशन मॉडल वाज यूज्ड टू टेस्ट द फॉलोइंग वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वेरिएबल्स हैं, ये दीज आर यूज्ड एज, इसको हम कहते हैं कि ये मॉडरेटर्स के तौर पे यूज हुए हैं। तो अब ये कौन कौन सी स्टडीज हैं, कहाँ कहाँ यूज हुए हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं ना, इस नंबर जो 1 या 2 जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये हमें उस प्रॉपर जो है प्लेस पे ले जाता है कि जहाँ पे वो इससे रिलेटेड जो टेक्स्ट हमें यहाँ पे ये मिल सकता है, यानी रिलेटेड टू दिस इंफॉर्मेशन जो ऊपर उसने बताई है कि जो वेरिएबल्स टेस्ट हुए हैं मॉडरेटर वेरिएबल्स इन स्टडीज में, वो हमें वहां पे ले जाएगा। ठीक है ना, इस तरह ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये वहां पे यहाँ पे स्टडी को भी मेंशन करता है। ठीक है ना, यानी अगर आप इसको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे वो स्टडी का नंबर आ रहा है 2016 CBE ड्राइवर्स, 2016 CBE ड्राइवर पहली स्टडी है। ठीक है, इस तरह ये सारे के सारे जो मॉडरेटर्स यूज हुए हैं यहाँ पे वो हमें बताए। अब हम इसको अगर क्वेश्चन करें कि व्हाट आर द गैप्स इन स्टडीज, तो शायद ये हमें कुछ गैप्स के बारे में भी यहाँ पे बता सकता है कि वो क्या क्या इन गैप्स हैं जो ये- इसने ये हमें काफी सारे गैप्स जो हैं इन सारी की सारी स्टडीज के अंदर बता दिए। अगर हम इनमें से किसी एक रिसर्च आर्टिकल को सिलेक्ट कर लेते हैं, चलो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इससे हम ये क्वेश्चन करते हैं, तो ये हमें सिर्फ इसके बारे में बताएगा। ठीक है ना, तो ये तो हम यहाँ पे कोई भी इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने कहा था व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टडीड, इन दिस सोर्स,
तो अगर आप इस एक पेपर से ये क्वेश्चन करेंगे तो उस पेपर के रिलेटेड जो यानी एक जो प्रॉब्लम उसमें स्टडी हुई है उसको ये यहाँ पे बताएगा, ठीक है ना। तो आप इससे समराइज भी करवा सकते हैं इस पेपर को। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ये पेपर सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम इस पेपर को पढ़ने के लिए यहाँ पे इसका एक माइंड मैप भी इससे बनवा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो इसका स्टूडियो है नोटबुक LLM का, if you look at this studio you can find many features, और ये ऐसा ऐसा इन फीचर्स को वो इंक्रीज करता चला जा रहा है कि इसको इसकी एक आप ऑडियो ओवरव्यू भी बना सकते हैं, माइंड मैप भी बना सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स भी डिजाइन कर सकते हैं, डाटा टेबल भी बना सकता है आपके लिए, वीडियो भी बना सकता है इस पेपर के लिए, कुछ रिपोर्ट्स भी बना लेगा आपके लिए, क्विज भी बना देगा इसमें से, या इस पेपर की स्लाइड्स भी ये आपको बना के दे देगा। जिस तरह हमने इस पेपर का माइंड मैप इससे बनवाया, तो जब हम इसके माइंड मैप पे यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो हमें समझ आती है कि ये पेपर है, ठीक है। ये इसके बहुत ही बेसिक फंडामेंटल जो आइडियाज हैं, इनमें से किसी एक चीज को आप अगर क्लिक करते हैं, हम ब्रांड एंगेजमेंट प्रैक्टिस को क्लिक करते हैं तो ये आगे फर्दर ओपन होती हैं, तो इसके अंदर ये पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, ठीक है ना। सर्विस सेंट्रिक पर्सपेक्टिव को क्लिक करते हैं तो हमें समझ आती है कि इसके अंदर ये 4 चीजें डिस्कस हुई हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को क्लिक करते हैं तो उसके सामने हमें ये चीजें खुली हमारे सामने आती हैं। तो इस तरह से जो इसके फ्लैश कार्ड्स हम बना सकते हैं, और इन फ्लैश कार्ड्स से हमें उस पूरे का पूरा जो एक पेपर है उसका एक ओवरव्यू जो है वो हमारे सामने आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो फॉर एग्जाम्पल इससे हम यानी स्लाइड्स भी बनवा सकते हैं, तो मैं इस पे जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उसका वही वाला आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो इस टूल में हमारे पास देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज, और ये इसको एक्सपैंड करते जा रहे हैं। जब मैं इसको यूज करना शुरू किया तो हमारे सामने इनमें से स्टूडियो में कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये इससे हम पेपर के साथ जो है ना वो चैट कर सकते थे, इसके बारे में डिफरेंट चीजें देख सकते थे, उसको समराइज करवा सकते थे। ये सब चीजें इन्होंने थोड़े ही टाइम में यहाँ पे ऐड की हैं, और ये इंक्रीज इसको कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता चीजों को। तो इसको आप जरूर अपने उसमें यूज में रखें। तो फिर इसके बाद टाइम काफी हमारा हो गया, तो मैं एक आध जो और टूल है उसको आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर हम उसको वाइंड अप करेंगे। जिस तरह फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये जब आप लिखेंगे अपनी एकेडमिक राइटिंग करेंगे, पेपर लिखेंगे, अपना थीसिस या रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो उसके लिए आप इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी जेमिनी को यूज कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली MS माइक्रोसॉफ्ट को पायलट को आप यूज कर सकते हैं, पेपर फॉल को यूज कर सकते हैं, क्विल बोर्ड को यूज कर सकते हैं, ग्रामरली और मेंडली। ये इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिनको आप अपने पेपर को जब आप लिखेंगे तो उसमें यूज कर सकते हैं। इस तरह फॉर इंस्टेंस हम एक कोई भी पेपर अपना यहाँ पे MS वर्ड की बात करते हैं तो हमें समझ आएगी यहाँ पे। तो मैं शेयर कर लूँ आपके साथ। तो जब आप वर्ड को इसमें कुछ काम करते हैं तो आपको यहाँ पे इसके अंदर एक आप लोगों ने इंटीग्रेट कर दी है। तो चूंकि मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो इसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, तो इसमें ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है इसके अंदर। तो इसमें आप इस यूज कर सकते हैं इसको फॉर दिस रीजन, इसमें आप लिटरेचर
करके दिखा भी सकता हूँ कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। हम कोई भी रिसर्च पेपर में जब कोई उसका जो है लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं तो उसमें हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अ, ये कुछ टेक्स्ट है जिसको मैं किसी रिसर्च पेपर से लेकर के यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट किया। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे को पायलट में जा करके इसको मैं यहाँ पे एक मैसेज टाइप कर सकता हूँ कि इसको paraphrase the selected text in academic style। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो इसको कोपायलट जो है वो डाटा को रिव्यू करके उसको पैराफ्रेज करके हमें दे देता है। तो हम इसको देख सकते हैं कि इसको हम यहाँ से लेकर के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं अपने पेपर में। ठीक है ना, और वो सारे का सारा जो है हमारे पास उसकी पैराफ्रेजिंग आ जाती है। तो अगर आप देखें तो ये हम देखते हैं कि पैराफ्रेज कितने वर्ड्स हैं। हमें समझ आती है कि ये 57 वर्ड्स का है, और जो एक्चुअल हमारे पास डॉक्यूमेंट है दैट इज ऑफ 64 वर्ड्स। तो हम समझेंगे 57 वर्ड्स भी ज्यादा है, तो इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको एक फर्दर कमांड दे सकते हैं कि मेक इट मोर कंसाइज ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो इसमें आप देखेंगे, अब मैं इसको लिखता हूँ मेक इट मोर कंसाइज टू पॉइंट्स में एकदम 30 वर्ड्स मैक्स। तो अभी हमें इस पैराग्राफ को थोड़ा सा शायद कंसाइज करके भी हमें दे सकता है, और उसने ये कर दिया हुआ इसको, यानी उसी चीज को जो उसने पहले लिखी थी उसको कंसाइज कर दिया है, और यहाँ पे हमें वो चीज अब कंसाइज्ड वर्ड्स में हम देख सकते हैं कितने वर्ड में उसने लिख के दे दिया इसको हमें 27 वर्ड्स। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल ये तो हमने उससे पैराफ्रेजिंग कराई है। ठीक है ना, हम इसी जो हमारे सामने जो ये वाला टॉपिक चल रहा है इसको हम देखते हैं, और हम चाहते हैं कि हमने कोई चीज लिखी है जो हमने खुद लिखी है फॉर एग्जांपल। ठीक है ना, यहाँ लिख लेते हैं कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन प्लेस वाइटल रोल। अब मैं जानबूझ के सेंटेंस को यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ। मैनेजर्स नीड्स टू बी ऑनेस्ट फॉर, यहाँ पे इसको ब्रेक कर रहा हूँ मैं, और परफॉर्मेंस measures are insufficient in firms। अब मैंने बिल्कुल एक ऐसे ही सेंटेंस लिख करके इसको दे दिए, और इनको
मैं यहाँ पे कहता हूँ और कहता हूँ कि इसको हाईलाइट करे, हाईलाइट ग्रामर लैंग्वेज एंड एकेडमिक राइटिंग एरर्स। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा कि जो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ऐसी 2 लाइनें लिखी हैं लेकिन ये बहुत सारी हो सकती हैं, तो अब उसने हमारे सामने यहाँ पे इसमें जितने भी एरर्स थे उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि आर्टिकल मिसिंग है, सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट है, सेंटेंस फ्रैगमेंट जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है ना, तो ये ना जिस तरह से हम इसको यहीं पे ब्रेक कर देते हैं सेंटेंस को, मतलब एंडिंग विद फॉर मेक्स द सेंटेंस इनकम्प्लीट, इट लैक्स एन ऑब्जेक्ट और पर्पस। ठीक है, तो इस तरह परफॉर्मेंस मेजर्स आर performance measures are insufficient in terms, grammatically acceptable but vague and imprecise। तो इस तरह लैंग्वेज की क्लैरिटी जो है उसको भी हमने यहाँ पे वेग एंड एम्बिगुअस वर्डिंग, ओवरले जनरल स्टेटमेंट्स एग्जाम्पल के साथ दिए, इनफॉर्मल और इनकम्प्लीट। फिर एकेडमिक राइटिंग इश्यूज हैं, लैक ऑफ कोहेजन है, इनसफिशिएंट एक्सप्लेनेशन है, सिंपलिस्टिक फ्रेजिंग है, मिसिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। क्योंकि मैंने उनको जितने भी सेंटेंसेस लिखे उन आपस में कोई रबत नहीं है, कोहेजन नहीं है, मैंने जानबूझ कर लिखे ताकि मैक्सिमम हमारी जो मिस्टेक्स इनको वो हाईलाइट कर सके। ठीक है ना, तो आप इसकी प्रूफ रीडिंग भी करा सकते हैं अपने टेक्स्ट की, उसमें जो डिफरेंट एरर्स हैं उनको भी यहाँ से हाईलाइट करवा सकते हैं और उनकी करेक्शन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये MS Copilot है। इसी तरह से पेपर पॉल को भी हम यूज कर सकते हैं, ग्रामरली को भी यूज कर सकते हैं, एंड लास्ट जो है वो मैंडले है हमारे पास, जो कि एक और हमारे पास टूल है जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ लिटरेचर राइट अप के लिए उसको यूज कर सकते हैं हम। जिस तरह यहाँ पे इसका इंटरफेस आपको दिखाना चाहता हूँ, मेंटली, यस, ये इसका इंटरफेस है। ठीक है, तो इसमें हम डिफरेंट जो है इसके डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पे एक कलेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, आप कहते हैं वो कलेक्शन का नाम है F5P26। ठीक है, ये एक फोल्डर क्रिएट कर देगा, इस फोल्डर में हम कुछ अपने रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, रेफरेंसेस, तो मैं कुछ फाइल्स यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो कि फाइल्स एक्चुअली क्या होंगी, वो कुछ आर्टिकल्स होंगे। यहाँ मैं 4 आर्टिकल्स को इसके अंदर इंपोर्ट कर, ये सारे आर्टिकल्स हमारे पास यहाँ पे मेंडले रेफरेंस मैनेजर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये काम इस पे लगाता है। क्योंकि ऑनलाइन है तो थोड़ा सा नेट हमारा वो है, तो इसलिए शायद ये समटाइम नेट स्लो होता है, समटाइम जो है वो ठीक चल रहा होता है। तो वो यहाँ जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं उनको ला करके ठीक है, तो आप समझेंगे ये इस तरह से आर्टिकल्स आपके उस फोल्डर के अंदर शो हो रहे होंगे। और अब आप इन आर्टिकल्स को आप यहाँ पे मेंडले के अंदर ही इनको आप पढ़ भी सकते हैं, एक आर्टिकल को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ठीक है,
और आप उसको रीड कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे हमने इसको ओपन करेंगे तो ये पीडीएफ फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देगा। उसी पेपर की पीडीएफ फाइल यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। और ये उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें से कोई चीज़ आप नोट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको नोट भी कर सकते हैं, या इससे आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इससे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कहते हैं कि मेथड्स यूज्ड इन दिस पेपर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे जो इस पेपर में मेथडोलॉजी यूज हुई होगी वो ला करके आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्लस्टर एनालिसिस हुआ है तो आप इसको सारे को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। वट एवर, ठीक है। दिस पेपर यूजेस बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और हम अपने वर्ड की फाइल में ले जा करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लेकिन हमें पता नहीं है कि ये जो चीज़ है ये कहाँ से हमारे पास आई है, तो हम चाहते हैं कि इसका हम यहाँ रेफरेंस भी दें। तो हम देख सकते हैं कि मेंडले में मेंडले में हमने ये जो पेपर है, जिस पेपर को हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये वाला पेपर है। तो गुर्जकी जो है, गुर्जकी इसका राइटर है। तो हमने चूंकि उसको कॉपी किया, उसको हम वर्ड में ले जा करके अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना चाहते हैं। और जो गुर्जकी है ये उसका ऑथर है। तो हम वर्ड में जा करके, जो कि हमने यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको रेफर करना चाहते हैं तो हम रेफरेंसेस में यहाँ पे जो मेंडले को खोल के, तो यहाँ पे गुर्जकी अगर को, आप वर्ड की स्क्रीन खोली हुई है आपने तो वो दिख नहीं रही है यहाँ पे, हमारे सामने मेंडले की आ रही है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उसको जरा शो कर लेता हूँ। एक्चुअली ये हम यूज टू नहीं रहे ना इस साथ, इसलिए। तो अब मेरा वर्ड की स्क्रीन आ रही है। तो मैंने जो वहां पे एक चीज कॉपी की थी उसको मैंने यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। और यहाँ मैंने इसमें रेफरेंसेस में, जो कि मेंडले को यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया हुआ है, इसको ओपन किया। और यहाँ पे इस तरह से इसका एक साइड बार के ऊपर रेफरेंसेस आ रहे होंगे। इसमें मैं गुर्जकी को देख लेता हूँ, गुर्जकी किधर है। तो ये उसका पेपर आ गया, ठीक है। इस पेपर को हम यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन कर सकते हैं, ये वाली जो है ना। तो ये इसकी साइटेशन यहाँ पे खुद ब खुद इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है ना, हमारे सामने। तो इसको अब हम जब इसको हम इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं। ये तो सब स्टूडेंट्स को पता है कि इन टेक्स्ट साइटेशन क्या होती है। तो इसको हम यहाँ पे इन टेक्स्ट साइटेशन, जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहीं पे ये इन टेक्स्ट साइटेशन आ जाएगी। और अगर आप इसको पैराग्राफ के शुरू में लेके आना चाहते हैं तो आप ये वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और जिस तरह हम फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि ये यहाँ पे शो हो, यहाँ पे मेरा कर्सर बिल्कुल इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो हम ये वाला जो फॉर्मेट है इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अ, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एग्जामिन्स इन दिस पेपर, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से इसका आर्टिकल जो है ना आप साइट कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप आखिर पे चाहते हैं कि इसकी एक, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं यहाँ पे इसकी जो फुल लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस आ जाए, तो हम उसको भी यहाँ पे ले करके आ सकते हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसके यहाँ पे आप जाएंगे, 3 डॉट से आ गए तो यहाँ कहेंगे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। जैसे आप इसको इंसर्ट करेंगे तो आप कंटिन्यू करें
तो यहाँ पे आप देखें इसका फुल रेफरेंस हमारे सामने आ जाता है, और ये एपीएस स्टाइल में है जो हमारा रिक्वायर्ड है, और इसके फॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं। तो इस तरह अगर आप बहुत सारे रेफरेंसेस को मैनेज कर रहे हैं तो ये आपको हेल्प कर सकता है, और एक्यूरेसी आ सकती है। रेफरेंसेस के अंदर जो है ना गलतियां कम होंगी। तो ये मेनली है। तो आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन आपके हैं डू आस्क। और काफ़ी सारे टूल्स हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए। तो मैडम, इट इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। सो प्लीज़ इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस, सो यू आर मोर देन वेलकम। और कुछ अगर आप कहना चाहें अपनी तरफ से, तो इट इज़ ओवर टू यू डॉक्टर अनम। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेशन था, बड़ा वैल्यूबल, इंफॉर्मेटिव। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पता ही नहीं थी, और अब इस देख के अंदाज़ा हो रहा है कि ये तो इतना बेनिफिशियल हो सकता है और इतनी आसानी हो सकती है। बट स्टिल सब्जेक्ट टू द पॉइंट के रिसर्चर शुड बी द सेंट्रल पॉइंट, एज यू सेड। तो मैं हम बिल्कुल इसको रिकमेंड करूंगी कि स्टूडेंट्स को भी इसको शामिल करना चाहिए अपनी प्रैक्टिस में, लेकिन कीपिंग इन व्यू ऑल द प्रिकॉशंस जो सर ने बताई। तो अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप हैंड रेज कर लें, मेरे ख्याल दिखाई वन दे बाय रही है। वन, वन बाय वन। और अपना माइक अनम्यूट करेंगे एक और नंबर। आप पूछ सकते हैं। किसी का सवाल है? कुछ स्टूडेंट थे शुरू में, स्टार्ट में उनके थे मैसेज पे, मैंने उनसे कहा था कि एंड में आप सवाल कर लें। तो अगर कोई पूछना चाहता है सवाल तो इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप अनम्यूट करें माइक और आप पूछ लें, अदरवाइज फिर हम कंक्लूड कर लेते हैं। जी, ये किसने हैंड रेज किया? आप अनम्यूट कर लो माइक वजीहा। आई थिंक यू कैन। हाँ जी। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन था। जी बेटा। सर, आपने हमें इतने सारे वो बताए सोर्सेस, तो हम सिर्फ जीपीटी को भी तो यूज करके तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, गूगल स्कॉलर्स और बाकी की जरूरत ना भी पड़े? क्योंकि जो पिछली रिसर्च हमने की थी उसमें हमने जीपीटी को यूज किया और उसी में से हमने पेपर भी निकाला, साइटेशन भी हो गई थी। तो ये ज्यादा नहीं है डिफिकल्ट कि आप डिफरेंट सोर्सेज यूज करो? बेटा, तो जब हमने आई गॉट यूर क्वेश्चन, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन मैंने वहीं पे एक चीज को पॉइंट आउट किया था कि जब हमने चैट जीपीटी के ऊपर अपने जो टॉपिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया, तो उन टॉपिक्स में कहीं भी हमें कोई रेफरेंस नहीं आ रहा था। फिर हमने कहा कि ये तो चैट जीपीटी के अंदर एक चीज है कि ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेफरेंस नहीं देता कि जो बात वो कर रहा है ये उसने कहाँ से ली है। और जब वो रेफरेंस देता है तो उसके बहुत सारे रेफरेंसेस फेक होते हैं। ठीक है ना? तो यू कैन जनरेट आइडियाज फ्रॉम चैट जीपीटी, लेकिन जैसे आप उनको जनरेट कर लें फिर आप उसको गूगल स्कॉलर लैब्स पे जाके वेरीफाई भी करेंगे। वहां पे आप पेपर्स जो है ना पब्लिश, क्योंकि आपका जो इवेल्युएशन होनी है ना जो आपके काम की, वो पब्लिश्ड जो रिसर्च है ना उसके कॉन्टेक्स्ट में होनी है। वो चैट जीपीटी के ऊपर नहीं होनी, वो उस उन पेपर्स के कॉन्टेक्स्ट में होनी है कि वेदर आपकी स्टडी जो है पहले से पब्लिश्ड रिसर्च के साथ कितनी अलाइंड है। तो अगर तो वो है तो देन इट वुड बी समथिंग इनक्रेडिबल, अदरवाइज उस पर क्वेश्चन मार्क होंगे। तो कुछ जो आपके जितने भी जीपीटी के प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमें इस चीज में थोड़ा सा लैग करते हैं कि जो रेफरेंसेस हैं जो रिसर्च पेपर्स हैं उन पे इनकी वर्किंग नहीं है। ये एक जनरल सा जीपीटी का जो है ना वो चैटबॉट है। लेकिन जो उसके बाद जिस तरह हमने देखा कि गूगल स्कॉलर लैब्स देखा या परप्लेक्सिटी देखा, तो आप इन दोनों को सिर्फ चूज कर सकते हैं। तो उन्होंने हमारे उस लेकर के पेपर्स हमें दिखाना शुरू किए। ठीक है ना? फिर हमने देखा कि हमें उन्होंने उन पेपर्स में गैप्स आइडेंटिफाई तो कर दिए, लेकिन जो एक बड़े उस पे ना स्केल पे जो लिटरेचर है और वो किस तरह आपस में कनेक्टेड है, उसके लिए हमने वो जो पेपर्स और रिसर्च रैबिट और कनेक्ट पेपर्स कनेक्टेड वाला यूज किया। उससे हमें उसकी चीजें समझ आई। फिर राइटिंग में हम अगर बिल्कुल चैट जीपीटी से कहेंगे हमें पेपर लिख के दे दो, तो वो तो कुछ भी आपको लिख के दे देगा।
ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको डॉक्यूमेंट बना के नहीं दे सकता, लेकिन जो डॉक्यूमेंट आपको बना के देगा उसमें आपकी पोजीशन क्या होगी, उसमें तो सेंट्रल पोजीशन उसकी होगी। और उस डॉक्यूमेंट की जो ऑथेंटिसिटी है या उसकी एक्यूरेसी है, उसको कौन गारंटी करेगा। तो ये चीजें इसलिए हमने कुछ और टूल भी यूज कर उसमें किए हैं, ताकि उससे हम अपने चीजों को क्रॉस वेरीफाई भी करें, और हमारी जो है ना वो सेंट्रल पोजीशन भी जो है वो वहीं पे सस्टेन करे अपनी रिसर्च के अंदर। ठीक है बेटा, आई होप कि थोड़ा सा मैंने आपकी इस बात को एक्सप्लेन कर दिया होगा। जी, एनी मोर क्वेश्चन। सर मेरा एक और क्वेश्चन था। जी जी। सर आपने हमें प्रॉम्प्ट सिखाया कि इसमें आपने एक वर्ड यूज किया गैप का। तो हमने जो हम्म पढ़ा था कि प्रॉब्लम डिफाइन और ब्रॉड प्रॉब्लम में, तो गैप हम्म। हम डिफरेंस के लिए यूज करते हैं ना सर। तो हम जब टॉपिक सर्च कर रहे होंगे तो जब प्रॉम्प्ट डालेंगे उसमें हम टॉपिक लिखेंगे, तो उसमें हम गैप का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं बीच में? हम प्रॉब्लम बेटा तो नहीं बता रहे, टॉपिक, फाइंड कर रहे। टॉपिक एक चीज है, टॉपिक एक चीज है। पहले देखे ना हमने जब शुरू में मैंने चैट जीपीटी से शुरू किया तो वहां पे पहले हमने एरिया को आइडेंटिफाई किया था, याद है ना। यस और सर। एरिया के बाद फिर हम एक टॉपिक पे गए हैं, लेकिन वो टॉपिक तो कुछ भी हो सकता है उस टॉपिक पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी हो। लेकिन अगर एक टॉपिक पे पहले रिसर्च हुई है, आप उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो सीखने के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो उसमें आपने वैल्यू एडिशन क्या की। तो वैल्यू एडिशन तब पॉसिबल है जब आप उस टॉपिक में गैप्स क्या है लिटरेचर के अंदर, ठीक है ना, जिसपे फर्दर स्टडी हो सकती है। तो हमने इसलिए वहां पे गैप्स आइडेंटिफाई किए कि उस पे फर्दर स्टडी हो सके। तो जब आप एक अप्लाइड रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उसमें तो जो एक्चुअल इशू है, फॉर एग्जांपल एक कोई भी बैंक है, तो बैंक में सर्विस क्वालिटी के प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारा टॉपिक जो है ना वो सर्विस क्वालिटी ऑफ बैंक्स जो है ना उसका एक हमारा प्रॉब्लम बन जाएगा। लेकिन क्या आप सब लोग अप्लाइड रिसर्च कर रहे हैं, आप तो उतने कनेक्टेड नहीं है इंडस्ट्री के साथ। तो आमतौर पे जो हमारा स्टूडेंट है वो अप्लाइड रिसर्च नहीं करता, वो बेसिक रिसर्च में जो एंगेज होता है। तो बेसिक रिसर्च कहाँ से आती है, वो आपकी जो लिटरेचर है उसमें जो गैप्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम बनते हैं। इसलिए हमने वहां पे गैप्स को फोकस बनाया था अपनी। जब फर्दर जब टॉपिक से हम आगे गए हैं, तो टॉपिक इज नॉट समथिंग दैट इज ऑल अबाउट योर रिसर्च। टॉपिक पे तो बेतहाशा रिसर्च हुई होगी पहले भी, लेकिन उस टॉपिक को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं, दैट विल बी बेस्ड ऑन existing gaps in the literature. Hope your question is answered. यस सर। सर एक और क्वेश्चन था मेरा। जी जी। बेटा ये सबके सर क्वेश्चन ही जो पूछे या सिर्फ अपने ही पूछ रही हो। सर मेरे ये 3 क्वेश्चन थे सिर्फ। अच्छा अच्छा ठीक है। सर जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, जो आपने कहा था कि हम स्टार्ट में फर्स्ट टाइम एज हम करते हैं, हम अपनी जो हम्म। फर्स्ट टाइम रिसर्च बना रहे होते हैं, तो उसमें सर ये प्रोसीजर तो नहीं होगा ना कि हमें रेफरेंसेस चाहिए होंगे, तो उसमें सिर्फ हम लोग कोई एक ही टूल यूज करके सारा फाइंडिंग करें? क्योंकि बाकी में तो वो किसी के लिए रेफरेंस यूज हो रही है, किसी की अलग अलग चीजों के लिए यूज हो रहे थे टूल्स। तो जिया, how would you know कि this research is exploratory? सर ये जो रिसर्च थी, ये तो अगर फर्स्ट टाइम जैसे कि मैं करूं कोई भी रिसर्च, तो मैं उसका कह रही हूँ। वो ठीक है, लेकिन वो रिसर्च आपके लिए तो फर्स्ट टाइम है, लेकिन क्या वो लिटरेचर में भी फर्स्ट टाइम हो रही है। दिस इज समथिंग दैट यू एक्चुअली नीड टू नो एंड क्लैरिफाई। तो इसके लिए भी आपको जो है ना लिटरेचर को देखना होगा, टूल्स देख 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 देख, सो दैट यू कैन आई मीन मेक इट वाई ये रिसर्च एक्सप्लोरेटरी है। तो ये आपका अपना क्लेम नहीं है ना, इसको भी इट इट शुड बैक्ड बाय लिटरेचर, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम जी। बच्चों कोई और क्वेश्चन किसी का है। कोई और क्वेश्चन है किसी का तो आप हैंड रेज कर सकते हैं।
आई थिंक सर क्वेश्चंस नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम एंड करते हैं, कंक्लूड करते हैं इस सेशन को। तो आई वुड लाइक टू थैंक वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी नॉलेजेबल सेशन, और ये बहुत ज़रूरी था इस पॉइंट पे जब ये लोग अपने प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो ये क्लियर हो कि इनको क्या करना है। ये जो क्वेश्चन आंसर अभी हुए, जो वजीहा ने एक सवाल पूछा कि क्यों ना चैट जीपीटी, इतनी इतनी हम तरद्दुद क्यों करें कि हम बाकी भी कनेक्ट करें, एक से ही क्यों ना कर लें। दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने एड्रेस किया, क्योंकि हर जी कोई इसी माइंडसेट से होता है। तो ये बहुत अच्छा हो गया कि ये चीज़ें डिस्कस हुई और रिकॉर्ड पे हैं। अब इंशाल्लाह जो बाकी स्टूडेंट जो नहीं कर सके ज्वाइन, उनसे मैं शेयर करूंगी कि वो भी इसको सुने, ताकि उनको पता चले कि हम क्या कर सकते हैं। कितना अब तो कितनी आसानी आ गई है कि मतलब आप के पास कितने रिसोर्सेज हैं, ये पे न्यूज़ एंड बेहतर रिसर्च प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल। बहुत मैडम शुक्रिया एक आपका। रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि चूंकि इन बच्चों को मैंने रिसर्च का कोर्स पढ़ाया है, जी तो डेफिनेटली कोशिश हम करते हैं कि जितना बेहतर हो सके, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमी रह जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कोई स्टूडेंट किसी तरह की कोई भी उसे चाहिए हो हेल्प किसी भी एंड से, तो आप जो है ना बिला झिझक इस तरह के सेशंस जो है ना उसको हम अरेंज कर सकते हैं, ताकि जो क्लासरूम के सेशंस में बहुत सारी चीज़ें जो रह जाती हैं ना उसको हम इस तरह से जो पूरा कर सकें। अब मेरा नहीं जरूर। ख्याल कि मैंने क्लास में इन ये जो बातें आज की हैं इनमें से शायद हमने क्लास में कोई बात इस तरह की डिस्कस नहीं की, क्योंकि ज़्यादा वो एकेडमिक स्टाइल और लेक्चर जो हमारे होते हैं वो कोर्स आउटलाइन के कितने ज़्यादा घूम रहे होते हैं। एग्जैक्टली, वो फिर उस पे हम बाउंड होते हैं ना, वी हैव टू फॉलो हाँ द जी। आउटलाइन, वो भी चीजें कवर करनी होती हैं। तो बिल्कुल सर, ये इसीलिए हमने कोशिश की कि थोड़ा सा इनको ओवरव्यू दें, ओरिएंटेशन दें। देखिए, जितना ये रिसर्च करेंगे, जितना इसको स्टडी करेंगे, जितना अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करेंगे, उतना इनको फायदा होगा। हम तो सिर्फ डायरेक्शन दिखा सकते हैं, और जितना शॉर्ट टाइम होता है हमारे पास, जितनी मसरूफियात अदर देन द क्लासेस हैं उसके अलावा भी, तो ये बात है। तो सर वंस अगेन बहुत शुक्रिया, जी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट बट फॉर मी एज वेल। जो फैकल्टी मेंबर्स हैं हमारे साथ, तो मुझे उम्मीद है कि उनके लिए भी ये नॉलेजेबल रहा होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जी मैम, ऑलवेज वेलकम, थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।